गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम में बायोलॉजी का जेनेटिक्स चैप्टर, आनुवांशिकता चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम निरंजन कुमार निराला, रामरुचि बालिका इंटर विद्यालय गया का मैं शिक्षक हूँ। ठीक है, देखते हैं कि आनुवांशिकता तथा जैव विकास आप लोग के बुक का ये 7वां चैप्टर है। इसमें हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण माता पिता के द्वारा ट्रांसफ़र हम लोगों में होता है उसके बारे में जेनेटिक्स में, आनुवांशिकता में हम लोग इसका पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हम लोग कुछ जान चुके हैं कि जेनेटिकल मटेरियल क्या होता है। वहाँ पर आप लोग 9th के क्लास में अगर सेल पढ़े होंगे, ठीक है, तो सेल में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में क्रोमोजोम्स होते हैं। वहाँ पर क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन पाए जाते हैं। वही जीन पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों के लक्षण को, कैरेक्टर को ढोते रहते हैं। हम लोग ये देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि किसी भी प्रजाति का, या मनुष्य हो या फिर कुत्ता हो या बिल्ली हो, जब जनन की प्रक्रिया करते हैं वो लोग, तो जनन के दौरान जनन से उत्पन्न संतति यानी कि संतान, जैसे कुत्ता अगर जनन कर रहा है तो कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा होता है। अगर मनुष्य जनन प्रक्रिया से गुजर रहा है तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा होता है। पक्षियों के साथ भी यही होता है कि किसी पक्षी का जो बच्चा होगा, जैसे तोता ने रिप्रोडक्शन किया तो उसका बच्चा तोता के जैसा होता है ना। उसके बाद अगर हम किसी पौधे का बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि गुलाब रोप दें और उसमें से गेंदे का फूल का निकल जाए, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग जब गुलाब का फूल रोपते हैं तो उससे गुलाब ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब जनन की प्रक्रिया के दौरान माता पिता से कुछ न कुछ गुण जो है उसके संतति में आता है, जिससे वो अपने आप को पता कर लेता है कि हमको इसी पौधे के जैसा बनना है। जैसे गुलाब का फूल अगर बीज हम डालेंगे या गेंदे का फूल का बीज डालेंगे तो उससे हमको गेंदा का फूल मिलेगा। हाथी का बच्चा अगर रिप्रोडक्शन के दौरान हाथी का बच्चा पैदा होता है तो हाथी का बच्चा ही होगा। तो किसी न किसी चीज़ का वो कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है हम लोगों के सेल में, जिसके कारण इन्फॉर्मेशन जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है। उसी चीज़ को हम जो पढ़ते हैं उसको हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब इस पूरे विधा को जिसमें हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवांशिकता या जेनेटिक्स कहते हैं। इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। वो एक पादरी थे चर्च में, वहाँ पर बहुत सारा मटर का पौधा उनके गार्डन में लगा हुआ था, तो उन्होंने मटर के पौधे पर ही अपना ये रिसर्च शुरू किए थे। ठीक है, मटर के पौधे का तुम लोग जानती होगी कि मटर के पौधे का फूल कभी पर्पल होता है, कभी वाइट होता है, उसका फली लंबा होगा या उसका बीज रिंकल्ड होगा। मटर के पौधे बौने होते हैं या फिर लंबे होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि मटर के पौधे को ही मेंडल ने क्यों चुना इस अपने प्रयोग के लिए। एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही सिलेक्शन क्यों किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो मेंडल के द्वारा जो मटर का पौधा का सिलेक्शन करने का जो मुख्य कारण था वो यह था कि मटर के पौधे में बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, जैसे पर्पल फूल का होना, वाइट फूल का होना, लंबा बीज होना, रिंकल्ड बीज होना, राउंड बीज होना। लगभग मटर के पौधे में 7 कैरेक्टर्स थे जो अलग अलग थे। तो उसको मेंडल्स के द्वारा जब ये रिसर्च किया जा रहा था तो उनको सुविधा हुआ, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में भी वो लक्षण वाला ये आएगा कि मेंडल ने क्यों डाईहाइब्रिड किया, मोनोहाइब्रिड से ही क्यों काम नहीं चला। तो इसकी जानकारी हम लोग इसमें कहते हैं। और अब दूसरा क्वेश्चन आता है जो मुख्य क्वेश्चन है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूपी लक्षण और फिनोटाइप का मतलब फिजिकली अपीयरेंस क्या है, मतलब वो कैसा दिखता है, उसको हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप कहते हैं।
तो जीवों के अंदर जो जीनी संरचना है, मतलब जीन का जो अंदर में मटेरियल होता है, उसकी संरचना के आधार पर अगर हम देखते हैं तो उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और अगर फिजिकली रूप से अगर देख रहे हैं, लंबा है कि बौना है, तब उस लक्षण को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है। जीवों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो वातावरण के हिसाब से चेंजेस आ जाते हैं हम लोगों में। जैसे हम लोग और जो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, वहाँ के लोग में बहुत अंतर होता है। वहाँ के लोग गोरे हो जाते हैं इन्वायरमेंट के कारण, क्योंकि वहाँ सालों भर ठंड पड़ती है, बर्फ़ का मौसम रहता है। हम लोग थोड़ा उनके जैसा गोरे नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं। तो जो अत्यधिक गर्मी वाले देश में जो रह रहे हैं, वो पूरी तरह से, जैसे नाइजीरिया वगैरह में ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो दूसरे कलर के होते हैं। हम लोग इंडियन हैं तो थोड़ा दूसरे कलर के होंगे। कश्मीर में जाएंगे जहाँ ठंडा पड़ता है तो वहाँ दूसरे कलर के होंगे। तो कलर पर भी डिपेंड करता है। तो जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको फिनोटाइप कहते हैं, और जो लक्षण जीन से उत्पन्न होता है उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। तो दो टाइप के ये हो गया, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो क्वेश्चन में आता है कि लक्षण प्रारूपी और जीन प्रारूपी में जो रेशियो होता है वो कितना होता है। तो लक्षण प्रारूपी का रेशियो क्या होगा और जीन प्रारूपी का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लक्षण प्रारूपी का अनुपात 3:1 होता है और जीन प्रारूपी का अनुपात 1:2:1 होता है। अब ये कैसे होता है, तो जब जीनोटाइप का बात करते हैं, आगे जब इसका बताएंगे, जब टॉपिक में आएंगे तो हम एक डायग्राम से बता देंगे कि 3:1 और 1:2:1 कैसे होता है। अभी यहाँ देख रहे हैं कि ये तीन जो है वो लक्षण प्रारूपी, फिनोटिपिक मतलब तीन, जब मटर के पौधे का जब मेंडल ने रिसर्च किया था, उसका ये जीन प्रारूपी और लक्षण प्रारूपी का रेशियो है। तो जब वो मेंडल ने मटर के पौधे का जब उपयोग किया लगाने में गार्डन में, तो उसने देखा, जब क्रॉस कराया तो देखा कि 3 मटर का पौधा जो था लंबा हो गया और 1 मटर का पौधा जो हो गया वो बौना रह गया। तो उस लक्षण को जो दिख रहा था मेंडल को कि 3 मटर का पौधा लंबा हो गया और 1 मटर का पौधा बौना कैसे रह गया, उसी को यहाँ पर अनुपात के रूप में दर्शाया गया है कि 3 लंबा मटर आ गया और 1 जो है वो बौना मटर रह गया। तो इसको लक्षण देख करके मेंडल ने पता किया कि 3 लंबा था और 1 बौना था, तो इसका रेशियो हो गया 3:1। अब इसमें देख रहे हैं कि 1:2:1 है। उसी रिसर्च में उसने पाया कि 1 मटर का पौधा जो था लंबा था, प्योर लंबा था, लेकिन जब उसमें जीन का देखा गया तो उसमें, जैसे इसमें हम लोग बताते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी जो होता है वो टॉल के लिए होता है और स्मॉल टी जो होता है वो ड्वार्फ के लिए होता है। तो जब ये जीन प्रारूपी लक्षण आएगा तो 2 पौधा जो था वो टी लेकर के आया, 1 पौधा टी लेकर के आया और 2 पौधा कैपिटल टी और 1 पौधा जो था वो स्मॉल टी लेकर के आया। ठीक है। यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं कि 2 पौधा जो है टी से अगर हम इसको क्रॉस कराए तो टी का मतलब क्या हुआ, टोटली वो लंबा पौधा था, और स्मॉल टी का मतलब जो है वो बौना था। तो जब दोनों का आपस में हम लोग क्रॉस करवाए, ऊपर जब क्रॉस करवाए तो यहाँ पर जो जाइगोट बना वो टी और स्मॉल टी का बन गया। लेकिन इसका जो फिनोटिपिक जो लक्षण जो दिखा, जिसको हम लोग डोमिनेंस बोलते हैं, तो इसमें टी जो है वो डोमिनेंट हो गया। यानी कि यह जो पौधा के अंदर जो जीन आया वो लंबा वाला डोमिनेट कर गया, लंबा वाला दिख गया। फिजिकल अपीयरेंस क्या हो गया, वह पौधा लंबा हो गया। अब जब इसमें फिर से F1 जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो इसमें जो गैमेट्स बना वो कैपिटल टी और स्मॉल टी का बन गया। यहाँ भी देख रहे हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का बन गया। तो जब इसको हम सेल्फ कराएंगे पोलिनेशन, जब वहाँ मेंडल जब ये करवा रहा था अपने गार्डन में, तब वहाँ पर देखा कि एक जो गैमेट्स है वो लंबा वाला आया, एक बौना वाला गैमेट्स बना, फिर लंबा वाला बना और फिर बौना वाला बना। दोनों का जब आपस में क्रॉस
संकरण कराया गया तो जाइगोट जो बना तो वहां से ये टी आ गया, यहां से देख रहे हैं कि एक टी आया, और इसका जब हम क्रॉस इससे करवाए कैपिटल वाले से, कैपिटल टी से, तब इसमें जो जाइगोट बना, जो युग्मनज जो बना वो टी टी हो गया। साफ दिख रहा है, यहां से एक टी यहां से आया, एक टी यहां से आया, दोनों कैपिटल टी आ गया। अब इस पौधे का जो प्रकृति हुआ, जो फिजिकल अपीयरेंस, जो पौधा ग्रो किया वो प्योर टॉल हो गया, इसमें कोई मिलावट नहीं रहा, ये प्योर लंबा हो गया। गार्डन की जब मेंडल ये इसका रिसर्च कर रहा था, उसके बाद इसी टी को कराया इस स्मॉल टी से, जब संकरण करा रहा था मेंडल तो इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से कराया, तो एक गैमेट यहाँ से आया स्मॉल टी वाला, और एक कैपिटल टी वाला गैमेट यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये जाइगोट बन गया। जब जाइगोट बन गया तो इससे पौधा बना। ठीक है, जब पौधा बना तो उसने देखा कि यह जो जाइगोट बना, इससे जो पौधा बना, मटर का जो बीज बना, और उसको जब उसने लगाया तो फिर से वह पौधा लंबा हो गया। लेकिन उसने अंदर देखा, जीन जब देखा तो एक जो हो गया कैपिटल टी वाला जीन दिखाई दिया और एक स्मॉल टी वाला जीन दिखाई दिया। जब उसका परीक्षण किया तो इसमें देख लिए कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में टी जो है डोमिनेट कर गया। अब यह पौधा भी लंबा हो गया। ठीक है, यह पौधा भी लंबा ही हो गया फिजिकल रूप से देखने पर। अब इस टी को इस टी से क्रॉस करवाया गया, तो ये कैपिटल टी है तो कैपिटल टी आ गया यहाँ पर, ये स्मॉल टी है तो स्मॉल टी आ गया। फिर जब इसके बीज को लगाया गया तो वहां पर भी वही पौधा लंबा फिर से उग गया। ठीक है, अब वह लंबाई वाला जो जीन यहाँ भी था वो डोमिनेंट कर गया। ठीक, अब यहाँ पर देखें कि ये स्मॉल टी का क्रॉस कराया इस स्मॉल टी से, तो दोनों स्मॉल टी इस गैमेट में आ गया, और इसका जब वहाँ पर गार्डन में जब उगाने का वो उगाया तो यह पौधा पूरी तरह से बौना रह गया, यानी छोटा रह गया। अब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कितने पौधे लंबे हुए, तो 3 पौधे लंबे हो गए। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर के कारण ये संकरण हो गया, दोनों के गुण आ गया, संकर गुण हो गया, हाइब्रिड हो गया, और यह पौधा जो है लंबा भी हो गया। यह भी पौधा लंबा हो गया, तो एक लंबा ये पौधा, एक लंबा ये पौधा और एक लंबा ये पौधा। अब ये तीनों पौधे जब लंबे हो गए और एक पौधा बौना रह गया, जो कि प्योर बौना रह गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो के रूप में 3:1। ये कौन सा रेशियो हुआ? 3:1 कौन सा रेशियो हो गया? ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया। देखने से पता चल रहा है कि ये 3 पौधे लंबे थे और एक पौधे बौना रह गया। जब एक पौधा बौना रह गया तो एक हो गया, और 3 पौधा जब लंबा रह गया तो ये 3:1 का रेशियो निकल गया, अनुपात निकल गया। कि अगर जनरेशन फिर बार बार जब मेंडल किया अपने गार्डन पी में, जब बार बार मटर का बीज लगाया होगा तो हमेशा वो देख रहा होगा कि नहीं 3:1 का ही रेशियो बार बार आ रहा है। इसका मतलब उसने यह प्रतिपादित कर दिया कि जब मोनो हाइब्रिड होगा, एक लक्षण का जब हम संकरण कराएंगे तो हमको रेशियो जो मिलेगा वो 3:1 का मिलेगा। अब इसमें देख लेंगे कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है। तो इसमें जब जीन का बात करेंगे, जहाँ पर गैमेट्स बन रहा है और गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद जब जाइगोट बन रहा है, तो उसके अंदर जो टी आया, जो उसका गुण जो आया वो जीन का, वो टी आया। तो एक इसमें देख रहे हैं कि टी है पूरा का पूरा लंबा, तो ये दोनों भी हुए, लेकिन जीन इसके अंदर प्योर टॉल का आ गया, प्योर लंबा। अब इसको जब वो वापस लगाया तो ये लंबा प्योर होगा। फिर इसके अंदर जब देखा कि संकृत गुण आ गया है, मतलब कैपिटल वाला भी है और स्मॉल वाला भी है। यहाँ भी कैपिटल वाला भी गुण है और स्मॉल वाला गुण है, लेकिन ये रिसेसिव में चला गया, मतलब इसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया और कैपिटल टी वाला प्रभाव दिखा करके वह पौधा जो था लंबा हो गया, लेकिन गुण तो वो संकर हो गया, मतलब वो हाइब्रिड है ये दोनों। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि टी प्योर बौना रह गया, इसको हम फिर से लगाएंगे तो बौना ही रहेगा। अब जब जीनोटिपिक रेशियो का बात यहाँ पर कर रहे हैं तो एक लंबा, ठीक है, यहाँ पर एक लंबा है, रेशियो दिए, 2 हाइब्रिड लंबा है, संकर वाला बीज है, तो ये 2 हो गया। यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि एक प्योर ड्वार्फ रह गया, बौना रह गया। इसका मतलब है कि यह इसमें जो ये रिसेसिव गुण का था, ये रिसेसिव गुण आ गया, लेकिन संख्या कितना है?
संख्या इसका भी 1 है, यानी प्योर ड्वार्फ का संख्या 1, संकर वाले बीज की संख्या 2 और प्योर लंबा वाला जो बीज उत्पन्न हुआ उस रिसर्च के दौरान मटर का जब वो मेंडल कर रहा था, तो एक प्योर लंबा हो गया। तो जो बाहर से दिखा वो रेशियो 3:1 आया, 3 लंबा 1 बौना। जब उसमें जीनोटिपिक रेशियो देखने का वो कोशिश किया तो उसमें 1:2:1 है। यह जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो तुम लोगों को एग्जाम में आता है। बहुत से बच्चे लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि जीनोटिपिक रेशियो किसको कहते हैं और फिनोटिपिक रेशियो किसको कहते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, जहां जीन रहता है, सीधा सीधी याद करने का ये सोच लो कि जिसमें जीन आया वो जीनोटिपिक रेशियो आया। और फिजिकली अपीयरेंस, फिजिकल रूप से जो दिख रहा है, जो सामने जो दिख रहा है, तो फिजिकली अपीयरेंस हो गया था लंबा वाला, तो वो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। अब हम लोग संतुष्ट हो गए कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो में क्या डिफरेंस भी है और इसको कैसे प्रतिपादित किया गया, इसका जवाब हम लोग कैसे लिखेंगे। आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जीनोटिपिक रेशियो जीन के दौरान, जीन के द्वारा, और फिनोटिपिक रेशियो जो दिख रहा है, ठीक है, जो बाहर से दिखा, यानी कि लंबा वाला गुण जो 3 आया था वो बाहर से दिख रहा था कि 3 पौधे लंबे हो गए और 1 पौधे बौना रह गया, ठीक है, तो वो फिजिकली दिख रहा था, तो उसको हम लोग फिनोटिपिक रेशियो कह देते हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है तुम लोगों का, प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण। तो इसी जो आगे हम पढ़ाए हैं इसी से आपको ये समझ में आ रहा है कि डोमिनेंसी क्या होता है। वहां पर क्या टॉल मटर जो भी हो गया, यानी कैपिटल टी वाला जो मटर उत्पन्न हुआ वो डोमिनेंट हो गया, यानी कि जो कैरेक्टर दिखता है, जो कैरेक्टर उजागर हो जाता है किसी भी प्रजाति में, वहाँ यहाँ तो मेंडल ने मटर के पौधे पर नहीं किया, हम लोग सभी के पास वो गुण आते हैं। तो जो कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि किन्हीं के मम्मी लंबी है, पापा बौने हैं, लेकिन बेटी लंबी हो गई या बेटा लंबा हो जाता है, ठीक है, वो गुण कहाँ से आ गया। मम्मी बौनी थी तो बेटी अगर होता तो बौना होना चाहिए था, पापा लंबे थे तो बेटा होता तो बेटा को लंबा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डोमिनेंसी में क्या होता है कि जो कैरेक्टर अपना रूप जो है वो दिखा दिया, यानी कैपिटल टी वाला जो मटर में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, मटर एक समझाने के लिए मेंडल ने किया था, लेकिन अब आदमी पर भी रिसर्च होने लगा, तो जो वो लंबा, जिनके पापा लंबा थे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका बेटा भी लंबा ही हो। अगर बेटा लंबा होता है तो डोमिनेंसी आ गया, पापा के गुण, पापा के तरफ का जो जीन चला गया उसमें वो चला गया जाइगोट बन करके, तो वो लंबा हो गया। अगर बेटी के अंदर वो गुण आ जाता है तो बेटी लंबी हो जाएगी। तो जो कैरेक्टर डोमिनेंट हो, यानी कि दिख जाए या उजागर हो जाए, उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। और जो कैरेक्टर दब जाए, जो कैरेक्टर दिख नहीं रहा है, दबा हुआ रह गया, कभी कभी ये भी होता है कि एक ही मम्मी पापा के 3 बच्चे लंबे हो गए और 1 बच्चे छोटे रह गए, बौने रह गए, तो उसमें क्या हो गया कि जीन जब मम्मी पापा में से जीन जब आया बच्चों में, तो लंबा वाला जो गुण था, चाहे मम्मी लंबा हो या पापा लंबा हो, लंबाई वाला जो गुण हुआ, जो लंबाई वाला लक्षण हुआ, वो 3 पुत्रों में आ गया, तो वो डोमिनेंसी हो गया, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर पिता के तरफ से बच्चों में आ गया, तो वो उजागर हो गया, क्योंकि 3 भाई लंबा हो गया और 1 बहन ज़्यादा लंबी नहीं हुई। तो जो लंबा वाला गुण दिख गया उसको हम लोग डोमिनेंट बोल देते हैं, और जो गुण नहीं दिखा, जो दब गया, उसको हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट भी हो गया और रिसेसिव भी हो गया। यह भी क्वेश्चन आता है कि डोमिनेंट किसको कहते हैं और रिसेसिव किसको कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम लोगों में, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे हो जाता है। मतलब एक फादर हो गए और एक मदर हो गए, आपस में दोनों का शादी हो गया। अब शादी हो गया तो ये कैसे पता चल जाता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। तो उसके पीछे भी जीन ही है। मम्मी पापा का गुण जब
जनन होगा दोनों में, तो मदर और फादर का जो गुण आएगा बच्चों में, या तो लड़की पैदा होगा या फिर लड़का पैदा होगा, यही दोनों में से कोई चीज़ होगा, तीसरा तो कुछ पैदा होना नहीं है इसमें, लड़का होगा या लड़की होगा। तो क्वेश्चन है कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। लिंग मतलब क्या, कैसे लड़का बन जाता है और कैसे लड़की बन जाती है। तो उसके लिए क्या है कि जब सेल के अंदर क्रोमोजोम्स का हम गिनती करेंगे ना, तो मनुष्यों में 46 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं या 23 जोड़ी क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। इसको हम यहाँ फिगर के माध्यम से समझेंगे। मनुष्यों में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि मनुष्यों में कितने पेयर में जीन उपस्थित होते हैं, तो उसका जवाब होगा 23 पेयर्स। पेयर्स में कितने जोड़े जीन मनुष्यों में पाए जाते हैं, तो उसका जवाब होगा 23 जोड़ी। अगर जीनों की संख्या कितनी होती है और चॉइस में 46 दिया हुआ है, बाकी कम है, तो वहां पर जवाब मेरा होगा कि मनुष्यों में जीनों की संख्या 46 होती है। अब 46 होती है तो इसमें जो अंतिम पेयर है 23 जोड़ा में, क्रोमोजोम्स हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है। जब जोड़े में पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी हो गया, तब 23 जोड़ी जीन जो है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन, सेक्स का निर्धारण नहीं करते हैं। उसमें से जो अंतिम 23वां जोड़ा, अंतिम वाला जोड़ा जो 23वां जोड़ा होता है, वही उसी के अंदर यह इंफॉर्मेशन निहित रहता है कि हमको अगला में लड़का बनाना है कि लड़की बनाना है। जब आपस में फर्टिलाइजेशन होगा तब उसको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा। 23वां जोड़े का जो क्रोमोजोम होगा उससे इंफॉर्मेशन उसके बच्चे में जाएगा। भ्रूण जब बनता है किसी महिला में, जब भ्रूण का निर्माण होगा तो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन 23वां जोड़ा जो आखिरी जोड़ा है उसमें से, तो 22 जोड़े क्या करते हैं, तब 22 जोड़े सब समान रहते हैं, मेल में भी समान रहेंगे और फीमेल में भी समान रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है, यहाँ पर हम देखो फिगर के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि जो 44 जोड़ा था, 44 जोड़ी में करेंगे तो कितना हो गया 22 पेयर, तो 22 पेयर ऑटोजोम्स उसको बोल देते हैं। जो 22 पेयर हो गया, यहाँ जब गैमेट्स जब फॉर्मेशन हुआ, ये जाइगोट है, पुरुष का जाइगोट है, ये स्त्री का जाइगोट है, तो इसमें 46 क्रोमोजोम्स दोनों में मौजूद हैं। लेकिन जब इसका गैमेट्स बनेगा तो सीधा सीधी उसका जो क्रोमोजोम का नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। जब हाफ होके आ गया तो 44 का आधा 22, यानी कि यह जो है ऑटोजोम्स है, इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, सारे में 22 है। तो ये जो 22 है ये सारा गुणसूत्र एक जैसा है, सारा क्रोमोजोम एक जैसा है, इसमें अभी सेक्स निर्धारण वाला गुण नहीं है। लेकिन जो आखिरी है एक्स वाई, तो पुरुष में देख रहे हैं मेल में कि एक्स और वाई क्रोमोजोम्स है, और महिला में देख रहे हैं कि एक्स और एक्स क्रोमोजोम्स है जाइगोट में। लेकिन जब यहाँ पर आपस में जब दोनों मिलेंगे तो उससे जो गैमेट बनेगा, तो गैमेट बनेगा तब 22 ऑटोजोम्स इसमें आ गए और एक आ गया एक्स, ठीक है। पुरुष का एक आ गया एक्स, तो यहाँ 23 हो गया, और फिर 22 अलग हो गया, तो यहाँ 22 आ गया, और फिर इसका वाई इसमें आ गया, तो यहाँ भी 23 हो गया। ये एक पुरुष का सिस्टम था, तो इसमें हम टोटल जोड़ेंगे तो 23 दूनी 46 हो गया, तो 44 45 46 एक्स वाई जो है यही अंतिम वाला सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है, सेक्स को निर्धारित कर रहा है। अब जब इसका फिर इसी तरह से ये पुरुष का था और यहाँ फीमेल का है, मेल का है, ये फीमेल का है, स्त्री वाला है। तो जब आपस में पुरुष और स्त्री आपस में जब मिलेंगे तो उनसे जो फिर जाइगोट बनेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से जो बना, देख लो ये तीर का निशान, एक गैमेट यहाँ से आ गया और एक गैमेट स्त्री से आ गया, मतलब जो महिला है उससे आया, क्योंकि महिला पुरुष के बिना तो बच्चा होना नहीं है। महिला और पुरुष जब शादी होगा आपस में मिलेंगे तभी जनन करेंगे। तो जब जनन किए तो जनन के दौरान ये एक गैमेट यहाँ से आ रहा है और एक गैमेट मदर के तरफ से आ रहा है। तो जब यहाँ माँ के तरफ से आया 23 और पुरुष के तरफ से आया 23, तो 22 ऑटोजोम्स आ गए, तो 44 ऑटोजोम्स फिर हो गए, 44 ऑटोजोम्स हो गए। और इसका जो एक्स है तो यहाँ एक्स इधर फादर से आ गया, और यहाँ जो एक्स है वो मदर साइड से भी एक्स ही आएगा, ठीक है। क्रोमोजोम्स है अंतिम सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्रोमोजोम्स, इसलिए इसको हम लोग अलग लिख रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ से एक्स आया माँ के साइड से, यहाँ एक्स आया पिता के साइड से,
अब यहाँ देख रहे हैं कि XX हो गया, 44 और 2 46, ये गैमेट जाइगोट बन गया। इसी तरह से इसमें भी देख रहे हैं, यहाँ से X आ गया और फिर यहाँ मदर के साइड से फिर X आ गया, तो 44 ऑटोजोम्स आ गए और सेक्स क्रोमोजोम 2 आ गए, एक माता की तरफ से एक पिता की तरफ से, फिर XX ही आ गया। अब फिर जब XX आ गया तो जो X वाला जो गुण होता है, जब दोनों तरफ से XX ही आ रहा है तो वो उस भ्रूण में जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर उसमें जो गुण उत्पन्न हो गया वो लड़की वाला गुण हो गया, यानी कि जब पैदा बच्चा लेगा तो वो लड़की लेगी, क्योंकि मदर से भी X आ गया और फादर से भी X ही आया। तो जब XX है दोनों में, इसका मतलब है कि निश्चित हो गया कि ये अब लड़की बन गई, या लड़की जब पैदा होगी तो लड़की होगी, यानी कि दोनों में से दोनों लड़कियां पैदा हो गई। ठीक है, मदर से अगर X आया और फादर से भी X आ गया तो वह लड़की बन गई। ये भ्रूण में, गर्भाशय में उसका निर्माण हो रहा है। जब जाइगोट का निर्माण हुआ, युग्मनज का जब निर्माण हुआ, उस समय ये इंफॉर्मेशन जा रहा है कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वह क्या बनने वाला है, लड़का बन जाएगा कि लड़की बन जाएगी। तो वो सेक्स जो डिटरमाइन कर रहा है वो XX क्रोमोजोम यहाँ पर कर रहा है लड़की के रूप में। मतलब अगर दोनों तरफ से XX क्रोमोजोम्स आ गए उसके जाइगोट में तो वो लड़की दोनों बन गई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पिता की तरफ से एक गैमेट इधर भी है, Y वाला क्रोमोजोम वाला, 22 ऑटोजोम्स हैं और Y एक क्रोमोजोम है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ से जब आपस में मिल गए तो यहाँ से Y आ गया और यहाँ मदर के साइड से X आ गया, तो यहाँ देख रहे हैं कि X और Y हो गया। ठीक है, तो पुरुष होने के लिए, लड़का होने के लिए ये वाला जीन जो है, Y वाला जीन, वही जिम्मेवार है। तो यहाँ से जब Y और X आ गया तो यह जाइगोट जब बना, जाइगोट जब फॉर्मेशन हो गया, गर्भाशय में जब रिप्रोडक्शन हुआ, फ्लोपियन ट्यूब में उसका डेवलपमेंट हुआ, गर्भाशय में आकर के भ्रूण का जब निर्माण हुआ, तो जो इन्फॉर्मेशन जीन लेकर के आया वो Y वाला इन्फॉर्मेशन लड़के के तरफ से आ गया, मतलब पुरुष के साइड से आ गया, और X तो था ही लड़की के पास, तो यहाँ से X आ गया, अब X और Y हो गया। ठीक है, तो ये जो सेक्स क्रोमोजोम्स अंतिम 23वां पेयर लेकर के आया, यही पुरुष का निर्माण कर दिया, लड़का का निर्माण कर दिया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेल लिखा हुआ है, नर, यानी कि यह जो बच्चा बना, किसी भी स्त्री के गर्भाशय में जो बच्चा बना वो लड़का बन गया। फिर वही चीज़ यहाँ भी आ गया, यहाँ Y है और यहाँ तो X ही है। अब यहाँ देख रहे हैं कि लड़की साइड से, यानी महिलाओं में जो क्रोमोजोम्स हैं वो हर हाल में तो XX ही है, पुरुष में ना XY है, तो जिम्मेवारी किस पे जाता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। हमारे समाज में आज से पहले अगर 50, 60 साल, 100 साल पहले चल जाओ तो लड़कियों को जब शादी होता था तो किसी भी परिवार में अगर सिर्फ लड़कियां पैदा ले रही है तो कहती थी कि नहीं, ये लड़की हम गलत शादी करके ले आए हैं, इससे सिर्फ जो बच्चा हो रहा है वो सिर्फ लड़की पैदा ले रहा है या बेटी ले रही है। लेकिन दोष किसका था? दोष तो उस पुरुष का था, लड़की का तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि वो तो हर हाल में XX दे रही है। लड़का से ही X वाला ये क्रोमोजोम चला जा रहा था, जिसके कारण बार बार लड़की पैदा हो रही थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सेक्स के लिए मुख्यतः कौन जिम्मेवार होता है, मेल जिम्मेवार होता है कि फीमेल जिम्मेवार होता है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, इसका मतलब है कि लड़का या लड़की जब बनेगी या फिर बनेगा उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पुरुष होंगे, यानी लड़का जिम्मेवार होगा, लड़की कभी जिम्मेवार नहीं होगी, क्योंकि हर हाल में लड़कियों से जो सेक्स वाले लिंग निर्धारण वाले क्रोमोजोम्स आते हैं उसके संतति में, उसके ऑफस्प्रिंग में, वो X ही देगी। तो जो हर हाल में लड़की के तरफ से X ही आएगा तो लड़कियां जिम्मेवार हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये सब चीज़ अभी हम लोग थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं, तो अब ऐसा किसी भी परिवार में नहीं होता है कि भाई जिससे हम शादी करके लाए हैं तो ये सिर्फ लड़की पैदा कर रही है तो ये इसका दोष है, नहीं, पुरुष का दोष है। तो सेक्स निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार हुआ? तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष। तो इसका जवाब क्या होगा? अगर क्वेश्चन आता है कि लिंग निर्धारण के लिए, मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार है, तो उसका जवाब होगा कि उसके पिता जिम्मेवार हो। अब हम लोग के जैसा
ये तो हम लोग मनुष्यों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो इस तरह से होता है। लेकिन हम ही लोग के जैसा एक ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है, जो कि एक कीड़ा कह लो उसको, तितली जैसा होता है, ठीक है। उसमें मनुष्यों के जैसा ही सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन हमारे में कितना था क्रोमोसोम्स की संख्या? 46, 23 पेयर। लेकिन ड्रोसोफिला में 23 पेयर नहीं होता है, वहाँ पर 7 जोड़ी होता है। यहाँ देख लो कि ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें मनुष्यों जैसा ही सेक्स डिटर्मिनेशन, हूबहू मनुष्यों के जैसा सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में होता है। मतलब इसमें जो मेल ड्रोसोफिला होगा वही जिम्मेवार होगा मेल पैदा करने के लिए, और जो फीमेल ड्रोसोफिला होगी वो जिम्मेवार नहीं होगी, क्योंकि वहाँ भी ड्रोसोफिला में भी XX और XY। मेल अगर ड्रोसोफिला है तो वहाँ क्रोमोसोम है X और Y, और फीमेल ड्रोसोफिला है तो वहाँ है XX। जो हम लोगों में जैसे देखे हैं वैसे ही यहाँ भी सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, लेकिन क्रोमोसोम्स की संख्या यहाँ कम है। हम लोग में 46 था, यहाँ 14 है। तो जब 14 है तो 7 पेयर होगा। जोड़ी में जब क्रोमोसोम्स आएंगे तो 7 पेयर्स आएंगे। अब जब 7 पेयर्स में आएंगे तो कभी कभी ड्रोसोफिला में कितने ऑटोजोम्स होंगे? तो ऑटोजोम्स कितने होंगे? 6 ऑटोजोम्स होंगे, और जो अंतिम वाला बच जाएगा 7वां पेयर जो होगा क्रोमोसोम, वो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्रोमोसोम होगा। तो हूबहू मनुष्यों के जैसा ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, बाकी किसी में नहीं होता है हम लोगों के जैसा। मतलब कुत्ते में अलग हो जाएगा, बिल्ली में अलग हो जाएगा, उन लोग का सबका संख्या भी अलग अलग रहेगा। तो क्वेश्चन है कि बेटी या बेटा पैदा करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इसका जवाब होगा कि पुरुष होंगे, ठीक है। अब इन सभी चीजों को आगे हम लोग देख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स यानी DNA वगैरह, RNA वगैरह क्रोमोसोम्स के ऊपर रहता है, वहाँ क्रोमोसोम्स के अंदर वो पाया जाता है, क्रोमोसोम कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन एक आएगा कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका D से हो गया डीऑक्सी राइबोज, और N से हो गया न्यूक्लिक एसिड, और A से हो गया एसिड। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन। DNA का फुल फॉर्म, RNA का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, RNA। और यही जीन को ढोता है, मतलब यही इसी पर कैरेक्टर आता है। जो हम लोग में माता पिता से जो गुण आते हैं या पेड़ पौधे में वही गुण आता है कि अगर गुलाब का फूल वाइट है तो उसको लगाते हैं तो फिर रेड नहीं होगा, जब होगा तो वो वाइट होगा। तो कौन सा चीज़ उसमें से आया कि इसको पता चल गया कि हमको उजला खिलना है? लाल गुलाब का फूल लगा दिए या गेंदा का फूल लगा दिए, तो किसको पता चल गया? कौन सा चीज़ उसमें उस बीज से आ गया इसमें कि पता चलता है कि वो लाल लगाए हैं जमीन में तो लाल ही खिल गया गुलाब। जो फूल जिस कलर का उसका बीज था उसी तरह का वो खिल गया। तो यही देख रहे हैं कि यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्रोमोसोम के ऊपर DNA होते हैं और DNA के ऊपर जीन अवस्थित रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि DNA का खोज कौन किया था? तो एक वाटसन एंड क्रिक्स नामक 2 वैज्ञानिक मिल करके DNA का खोज किया, और उसका जो मॉडल दिया गया वो ये है। इसको हम लोग डबल हेलिक्स, तो इसमें तो हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल जो जीन होता है वो सीढ़ी नुमा होता है। अगर हम इसमें देख रहे हैं ना 2 सीढ़ी है, ये 2 लाइन है, ठीक है। तो 2 लाइन में देखो यहाँ पे यही है DNA, ये DNA यहाँ से है, ये क्रोमोसोम कहाँ है? देखो यहाँ सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, ये वाला जो दिख रहा है ना क्रॉस वाला X जैसा, यही क्रोमोसोम्स है। अब इसमें से क्रोमोसोम्स को हम निकाल लिए, निकाल करके देख रहे हैं तो इसमें इस तरह का कैरेक्टर इसमें देखो सजा हुआ है ना। तो यही DNA है, और यह DNA सीढ़ी जैसा डबल स्ट्रैंड है, 2 धागा है। मान लिया कि एक और ऐसा लाएंगे तो इसमें हम लगा देंगे तो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनेगा, और उसको घुमा देंगे। इसमें अगर हम एक और पैरेलली लगा दें, उसको घुमा दें
तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर घूम जाएगा। इसको हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो डीएनए क्या है, कैरेक्टर को ढो रहा है। डीएनए के ऊपर जीन है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये डबल हेलिक्स है, ये डीएनए का है, और यहाँ पर 2 स्ट्रैंड है। बीच में जो ये जुड़ा हुआ है, और इसमें आरएनए में देख लो ये सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल हेलिक्स है। यहाँ भी डबल नहीं है। तो आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर लिए हुए होता है। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लिए होते हैं, यानी कि इसमें डबल स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंगल स्ट्रक्चर होता है। नीचे देखेंगे कि डीएनए का कितना प्रकार के होते हैं। तो जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ये 2 भागों में आगे चल करके बट रहा है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड 2 प्रकार से बट गए। तो एक शुगर हो गया और एक नाइट्रोजीनस बेस हो गया। जीन में बेसिकली ये आता है, ये वाला जो नाइट्रोजीनस बेस है वही डीएनए में आता है। तो जब नाइट्रोजन का बात करेंगे, जो स्ट्रैंड है, जो धागा नुमा स्ट्रक्चर देख रहे थे, जो इस तरह का जो धागा वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं डीएनए में, तो ये जो धागा है वो प्यूरिन और पायरिमिडीन से मिलकर के बनता है। जो धागा वाला स्ट्रक्चर है वो प्यूरिन और पायरिमिडीन से मिलकर के बनता है। तो प्यूरिन भी फिर फर्दर 2 तरह के हो गए। एक का नाम हो गया एडेनिन, जिसका सिंबल हम लोग ए से देते हैं। एक का नाम हो गया गुआनिन, जिसको हम लोग जी से उसको डिनोट करते हैं। पायरिमिडीन कितने हो गए, तो 2 हो गए। एक का नाम हो गया थायमिन, जिसको टी से डिनोट कर दिए। एक का नाम हो गया साइटोसिन, जिसको सी से डिनोट कर दिए। अब जो स्ट्रैंड देख रहे थे सीढ़ी, डीएनए में जो हम यहाँ पर जो सीढ़ी देख रहे थे वो क्या है, एडेनिन और थायमिन का। एक तरफ एक स्ट्रैंड में एडेनिन है और दूसरे स्ट्रैंड में थायमिन है, और दोनों ज्वाइंट कर गया है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तब सीढ़ी का निर्माण हो गया डीएनए वाला, ठीक है। तो एडेनिन और थायमिन जब आपस में जुड़ गए तो हाइड्रोजन का बॉन्डिंग 2 हो गया, यानी कि एडेनिन और थायमिन का जो बॉन्डिंग करने का जो तरीका हो गया वो डबल बॉन्ड का हो गया। हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं ना, बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ जो हाइड्रोजन, एडेनिन और थायमिन जो जुड़ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड से, वो डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है। क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एडेनिन और थायमिन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड रहते हैं, तो 2 बॉन्ड रहते हैं। गुआनिन और साइटोसिन कितने बॉन्ड से हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ता है, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ये सीढ़ी नुमा वाला स्ट्रक्चर था। अब इसमें देख रहे हैं कि आरएनए भी वहां था सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए भी था डबल स्ट्रैंड। तो आरएनए में थायमिन के, आखिर डीएनए और आरएनए में क्या अंतर हो जाता है? दोनों तो जेनेटिक मटेरियल ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है आखिर? तो यहाँ पर डिफरेंस जो दोनों में है कि डीएनए में जो थायमिन पाया जाता है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है, और उसके जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन बेस जो आरएनए में होगा ना, वो यूरेसिल होगा, ठीक है। यही देख लो, ये स्ट्रक्चर जो बन के आता है डीएनए का, एडेनिन और थायमिन है। यहाँ देख लो, थायमिन और गुआनिन है, फिर साइटोसिन और एडेनिन है। मतलब ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी जो है यही एडेनिन और साइटोसिन, थायमिन और गुआनिन का बनता है, और इसी को वो ट्विस्ट किया हुआ रहता है। अगर इसको खोल देंगे तो स्ट्रेट सीढ़ी जैसा हो जाएगा, और उसको घुमा देंगे तो डीएनए बन जाएगा। इसीलिए उसका नाम है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें याद करने का क्या है, अब वहां पर तो 4 टॉपिक हो गया, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन डीएनए में। तो कैसे याद रहे, कंफ्यूजन हो जाएगा कि प्यूरिन कौन है और पायरिमिडीन कौन है। यहाँ पर प्यूरिन कौन है और पायरिमिडीन कौन है, तो ए और जी जो है वो प्यूरिन हो गया, और थायमिन और साइटोसिन है वो पायरिमिडीन हो गया, ठीक है। अब आते हैं आरएनए। यहाँ पर भी हमने ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इसको देख लो। ये जो लंबा वाला इस तरह का जो स्ट्रैंड है, इसी को हम लोग नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। इसमें से गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है और एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ रहा है। यह स्ट्रक्चर ऑफ एक डीएनए है। जब कभी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है, जब कभी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का आता है, तो हम लोग उसी को बना देंगे। अब आते हैं आरएनए भी थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जब आरएनए की बात करेंगे तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड उसका फुल फॉर्म होता है।
लेकिन आरएनए 3 प्रकार के हो जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए जो कि पहचान करता है, न्यूक्लिक एसिड का पहचान कर लेता है। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए उसके नाम से जानते हैं, जो पहचान हो जाता है तो इसको ये ढो करके लेके जाने का काम करता है। ठीक है, ढोने का काम करेगा ट्रांसफर आरएनए, पहचान करने का काम करेगा मैसेंजर आरएनए, और राइबोसोम आरएनए जो होता है आरआरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस करके बना देता है। और प्रोटीन जब यहाँ बनता है उसी से हमारा बॉडी में सारा फंक्शन संचालित होता है। जब प्रोटीन का निर्माण होता है, जैसे टूट फूट मरम्मती जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, यहीं पर राइबोज आरएनए से वो निर्माण करता है प्रोटीन का सिंथेसिस। अब प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, डीएनए करता है कि आरएनए करता है? तो इसका जवाब होगा आरएनए। प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण आरएनए का काम है, डीएनए का काम नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वतः जो बनता है, तो डीएनए से डीएनए का जब निर्माण हो गया तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन नाम देते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये वाला डायरेक्शन तुम लोग देखती होगी केमिस्ट्री में। ठीक है, जब रिएक्शन लिखते हैं तो ये सब तीर का निशान वहाँ मिलता है। यहाँ भी है, डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। पुनः जब आरएनए से रिवर्स होकर के डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। यहाँ जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, आरएनए में प्रोटीन बनता है, अभी पढ़ा दिया आरएनए में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब आरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग ट्रांसलेशन का नाम देते हैं, यानी ट्रांसलेशन से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब एक वैज्ञानिक था लेमार्क, जिसको हम लोग वो प्रतिपादित किया था लेमार्किज्म, लेमार्कवाद का नियम। ठीक है, उनका जन्म 1809 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना है कि लेमार्क कौन था, जिसका वहाँ मेंडल जानना है। ये वंशागति का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क के अनुसार जीवों की संरचना उसके कायिकी व्यवहार और वातावरण से परिवर्तन होता है और सीधा असर संतति पर पड़ता है। तो ये फिर एक आता है क्वेश्चन कि उपार्जित कैरेक्टर किसे कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर किसको कहते हैं? तो उपार्जित लक्षण वैसे लक्षण होते हैं कि जिस अंग का अधिक उपयोग होगा, उपार्जित लक्षण में क्या होगा, जिस अंग का हम अधिक उपयोग करेंगे वह अंग डेवलप हो जाएगा, और जिस अंग का कम उपयोग होगा वो नहीं डेवलप करेगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बंदरों के संतान कहे जाते हैं, हम लोग की उत्पत्ति बंदरों से हुई है। इतना तो पता है सबको कि हम लोग का एंसेस्टर कौन है, तो बंदर है। अभी बनमानुस बोलते हैं। तो जब बंदर से उत्पत्ति हुआ तो बंदर में पूंछ था। ठीक है, जब बंदर की उत्पत्ति हुई तो बंदर में पूंछ था, हम लोग में पूंछ नहीं है, लेकिन बहुत सा गुण हम लोग में, जो बंदर अभी देखती होगी तो बंदर का जो गुण होता है वो हम लोग में भी मिलता जुलता। उसका भी हाथ हम ही लोग के जैसा होता है, पैर हम ही लोग के जैसा होता है, अगर कुछ बोलोगी तो वो भी हम ही लोग के जैसा एक्टिविटी भी करने लगता है बंदर। इसलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पूर्वज बंदर रहे होंगे, लेकिन उसमें पूंछ है, इसमें नहीं है। इसका मतलब पूंछ का उपयोग जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन जब हम लोग कंकाल तंत्र पढ़ते होंगे तो वहाँ भी मनुष्य का छोटा सा एक अंतिम वर्टिब्रल कॉलम में एक अंतिम छोटा सा जो बोन है ना, वो पूंछ ही है हम लोग का, लेकिन वो उसका बोन जो है डेवलप नहीं किया। तो वही उपार्जित कैरेक्टर है कि जो अंग ज़्यादा उपयोग में आए वो डेवलप हो गए, और जिस अंग का उपयोग नहीं हुआ वो डेवलप नहीं कर पाए। इसको हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित कहते हैं। फिर आता है डार्विन का भी नाम तुम लोग सुनती होगी, पढ़ने के लिए भी है डार्विन का। तो वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन का वो प्रतिपादन किया था, जिसको डार्विनिज्म कहते हैं। फिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितने सालों पहले हुई होगी, तो 3.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, पृथ्वी पर जब पृथ्वी लाल होगा तो धीरे धीरे जब ठंडा हो रहा होगा तो उस समय जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हम लोग का जो उत्पत्ति हुआ होगा तो लगभग आज से 3.5 अरब वर्ष पहले होगा। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, समजात अंग और असमजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस डिफरेंस आता है। हमेशा क्वेश्चन में ये पूछते रहता है कि होमोलोगस ऑर्गन्स किसको कहते हैं और एनालॉगस ऑर्गन्स किसको कहते हैं। तो इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर हम फिगर एक बना करके रखे हुए हैं, ये हड्डियों का है, ये पक्षी का हड्डी है। ठीक है, ये बिल्ली का हड्डी है और ये मनुष्य का हड्डी है। यानी ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति और वर्क देखने में सेम लग रहा है सारा हड्डी। ठीक है, तो ऐसे अंग जो डिफरेंट हड्डियों से बना हुआ है
यानी कि उत्पत्ति के दृष्टि से डिफरेंट हैं लेकिन काम सेम करते हैं, तो उसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। पक्षी का भी देख लो, देखती होगी पक्षी का भी, जो बाहर में जो डैना होता है उसमें इस तरह का फिंगर लाइक होता है, बिल्ली का भी फिंगर लाइक होता है, मनुष्य का भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम लोग देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। अब एनालोगस ऑर्गन्स में क्या होता है कि बनने का जो ऑर्गन जब बनते हैं तो सेम तो होता है, यहाँ पर देख लो असमजात अंग एनालोगस ऑर्गन, वैसे अंग जो रचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। रचना तो अलग है, बनावट अलग है, लेकिन यह चमगादड़ का पंख बना हुआ है और ये तितली का पंख बना हुआ है, तो दोनों का कार्य क्या होता है? दोनों का कार्य होता है उड़ना। तो काम तो सेम कर रहा है लेकिन बनावट बिल्कुल अलग हो गया। तो वही है कि रचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से अलग होते हैं और कार्य एक जैसे करते हैं, उसको हम लोग एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि रेप्टिलिया और एव्स, रेप्टिलियंस किसको कहते हैं? जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। एव्स किसको कहते हैं? चिड़िया का जो होता है ग्रुप, उसको हम लोग एव्स में डालते हैं। तो रेप्टिलियंस और एव्स में दोनों गुण कौन से जीवाश्म में पाए जाते हैं? तो उसका जवाब होता है आर्कियोप्टेरिक्स। यह जीवाश्म है, रेप्टिलिया और एविस दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए जो वैज्ञानिक विधि होता है उसको क्या कहते हैं? यह भी क्वेश्चन आता है कि तो उसको कहते हैं हम लोग रेडियो डेटिंग। यहाँ पर C14 कार्बन 14 होता है, जिसके कारण ये हम पता कर लेते हैं किसी पत्थर के में अगर किसी का जीवाश्म रह गया है तो उसको हम कार्बन डेटिंग के हिसाब से, जैसे मान लें कि अभी कोई चीज़ दबा हुआ है, खनन के दौरान वो मिल गया, तो उसको जो हम उम्र का निर्धारण करेंगे वो कार्बन डेटिंग कहलाता है। वैज्ञानिक भाषा में उसको हम लोग कार्बन डेटिंग, उसमें कार्बनों की संख्या के क्षय के हिसाब से उसके उम्र को हम ज्ञात कर लेते हैं कि ये जो हड्डी मिला है या जो यह जो फॉसिल मिला है या जो निशान है यह इस चीज़ का है और इतने पुराना है। ठीक है, तो उसमें ये होता है। अब पर्यावरण में आ जाओ, तो हमारे पर्यावरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, पर्यावरण में क्या कौन कौन आ गया? जलमंडल हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, स्थल मंडल लिथोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडल बायोस्फीयर बोलते हैं। यही तीनों स्फीयर मिल करके, मंडल मिल करके और वातावरण का निर्माण करता है, वायुमंडल का निर्माण करता है। इसमें मुख्य है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या कहते हैं? एक विशेष जगह का जो इकोसिस्टम होता है, वातावरण होता है, उसको हम लोग इकोसिस्टम को हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, अजैव घटक और जैव घटक। ये क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम का अजैविक घटक इनमें से कौन है? अजैव घटक क्या है? जो निर्जीव होते हैं। जैसे इकोसिस्टम में अगर मिट्टी है, वायु है, जल है, प्रकाश है, तापमान है, तो इसमें जीवन नहीं है, तो यह इकोसिस्टम का अजैविक घटक। क्वेश्चन में जो चॉइस में ये मिल जाए जिसमें जीवन नहीं हो उसको हम लगा देंगे, यह क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा। अगर जैविक घटक पूछता है इकोसिस्टम में कौन इसमें से जैविक घटक है, तो पौधा, जंतु, मनुष्य और छोटे छोटे जीव, तो ये सारे में देख रही हो कि जीवन मौजूद होता है, यह सजीव होते हैं। इसका मतलब जैव घटक उसमें से पहचान लें। कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही चीज़ वहाँ चॉइस में रहे, कोई ऐसा भी चॉइस होगा जो उसमें दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसमें हम पहचान क्या करेंगे अजैविक और जैविक में? तो जैविक में जीवन रहेगा और अजैविक में जीवन नहीं रहेगा, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब इकोसिस्टम का निर्माण होता है। समझ गए? तो किसी भी परिस्थिति की कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम या परितंत्र हैं, तो कैसे पहचानेंगे इनमें से कौन कृत्रिम है? तो जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया वो कृत्रिम इकोसिस्टम हो गया। अब मनुष्य के द्वारा कौन कौन चीज़ बना दिया जाता है? तो जंगल एक प्रकृति के द्वारा बनता है, और उसी के जैसा अगर छोटा रूप में, जंगल तो एक बड़ा हो गया तो प्राकृतिक इकोसिस्टम हो गया, लेकिन उसी के जैसा अगर हम छोटा बागीचा लगा दें, 10-15 बीघा में कोई बागीचा लगा दे, तो वहाँ भी इकोसिस्टम डेवलप करेगा, वहाँ भी फूल पत्ती, मधुमक्खी, चिड़िया वगैरह सब आएंगे। समझ गए ना? तो वो इकोसिस्टम नेचुरल ना हो करके कृत्रिम हो गया, जो बागीचा लगा दिया गया, मनुष्य के द्वारा लगाया गया जो भी इकोसिस्टम बनेगा वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, नेचुरल नहीं होगा। वन है नेचुरल है, तालाब बड़ा बड़ा जो झील है वो नेचुरल इकोसिस्टम है, तालाब वही है तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है।
अब इकोसिस्टम में कुछ श्रृंखला होता है, आहार श्रृंखला। तो ये आहार श्रृंखला क्या होता है, कौन किसको पर निर्भर करता है और कौन किसका भक्षण करता है और अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, इस इकोसिस्टम में जैसे देख रहे हैं कि मेढक जो है, मेढक को कौन खा रहा है, कुछ आहार श्रृंखला का यहाँ उदाहरण देख लो। जैसे ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घास है और नीचे थोड़ा सा घास है, ग्रास होपर है, ग्रास होपर मतलब टिड्डा, उसको कौन खा रहा है, घास को ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को मेढक खा रहा है, और जो मेढक जो है वो सांप खाता है, और सांप को अंत में गिद्ध खाता है। ठीक है, इसी तरह से है उदाहरण, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें PDF में सारा चीज़ डाउनलोड है, तो उसको आप डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये गया गाइडेंस प्रोग्राम का सफलता होगा जब आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे। कमेंट करके आप हम लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग उसका जवाब आपको दे देंगे। धन्यवाद।